आपके साथ हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ मुस्लिम समाज है। अगर आप उसकी बात करते हैं तो आप बिल्कुल हक बजानिब हैं, आप बिल्कुल हक पर हैं। आप किसी का हक छीनने की बात नहीं करते, बल्कि कमजोरों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं। अब इस बात का सबूत इससे होगा कि आप अपनी संभल सीट को जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में दे दीजिए और उनसे कहिए कि हमारा और हमारी आवाम का मुस्तकबिल बनाना ये आपके हाथ में है। आप हमें गाइड करेंगे, आप हमें बताएंगे कि आप हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि हमारे संभल के दो इशूज इस वक्त हमारे सामने हैं। एक तो संभल का विकास, जिसके बारे में अभी हमारे मुतअद्दिद जो तकरीर करने वाले थे उन्होंने बताया, और हम हमारी आवाम सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि हाँ, हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि संभल का इन 30 सालों में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो सेहत का मैदान हो, चाहे वो शहर के डेवलपमेंट का मैदान हो। लेकिन मजबूरी ये बताते हैं कि अब क्योंकि जो जमात उनकी है उसको लोग समझ रहे हैं कि उसकी पार्टी की हुकूमत आने वाली है, इसलिए हम उनके साथ हैं। देखिए, अगर आप यही करते रहे तो यहाँ से कभी आपका विधायक बदल नहीं सकता, कोई काम करने वाला शख्स आपके बीच आ नहीं सकता। आपको भारी तादाद में वोट देकर ये बता देना है कि नहीं, कोई भी हुकूमत आए, कोई भी शख्स आए, हम अपने शहर से उस शख्स को चुनकर लाएंगे जो हमारा विकास कर सके। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो उससे भी ज्यादा अहम है, वो है कि हम कब तक दूसरों की क़यादत में अपनी बात करवाते रहेंगे, अपनी बात कहलवाते रहेंगे। हमें अपनी क़यादत खुद खड़ी करनी है। जब तक हमारी आवाज उठाने वाले हमारे अपने लोग नहीं होंगे, तब तक हम भीख देकर अपने वोट देकर भीख मांगते रहेंगे, साझेदारी नहीं हो सकती। हम बता दें कि अब हम साझेदारी करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, करम फरमाई नहीं चाहिए, बल्कि शराकतदारी चाहिए। आप देखिए कि अगर आपके मेंबरान आते हैं असेंबली में तो वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, हर सही काम पर हुकूमत का साथ देंगे, और आपकी क़यादत जो है वो आपकी आवाज हर प्लेटफॉर्म से उठाएगी। चाहे पार्टी जीते हारे, किसी हालत में भी रहे, कम से कम एक आपका कायद होगा कि जो जुल्म के खिलाफ हर वक्त सामने होगा, आपको कॉल देगा और आपकी क़यादत करेगा और आपको बताएगा कि हर वो मुद्दा जो आपकी कौम से मुंसलिक है उसके लिए हमें आवाज उठानी है, हमें अपने हक लेने का तरीका जानना है। अगर हम अपने हक लेने का तरीका नहीं जानते हैं तो यकीन कीजिए जिस तरह पिसते रहे हैं उसी तरह पिसते रहेंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है, अब हिंदुस्तान का माहौल 8-10 साल से बिल्कुल दूसरा है। आपको ये दिखा देना है कि देखिए, हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अगर हमारे बारे में कोई भी आपको बात करनी हो कि हमारा वोट किस तरफ जाएगा, तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात कीजिए। वो जिधर कहेंगे हम सब उनके साथ हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ हैं कि जिसको हमारे असद भाई कहेंगे। सब लोग एक साथ हो जाइए और बदल दीजिए संभल की किस्मत को, बदल दीजिए देश की किस्मत को, बदल दीजिए गरीब और पिछड़े हुए अवाम की किस्मत को। बता दीजिए कि एक शख्स आ गया है आपके बीच जो हर तरह पिछड़े की आवाज है, हर एक की अक्ल भी होने नहीं देगा, किसी कमजोर की अक्ल भी होने नहीं देगा। आपके सामने लोगों ने बताया एजुकेशन के ऊपर हमें काम करना है, हम सब मुस्तैद हैं और हर हालत में करेंगे। फर्क इतना है कि अगर आप क़यादत दे देते हैं तो वही काम बजाय 20 साल में होने के 5 साल में हो जाएगा, और अगर आप क़यादत ऐसे लोगों को दे देते हैं कि जो हमारी कोशिशों को नाकाम बनाते हैं, हम अगर कोई चीज कोई प्रोजेक्ट लाते हैं वो हमारे उन प्रोजेक्ट्स को रुकवाते हैं ये सोचकर कि अरे हम तो कुछ करते नहीं, अगर किसी और ने कर दिया तो हमारी सियासत का क्या होगा। ऐसे सियासतदानों को आपको नकारना है, दिल पर पत्थर लगकर ये अज़्म कर लीजिए कि उनसे ताल्लुकात, उनसे रिश्तेदारी, उनकी मेहरबानियां, उनसे कहिए वो सब सर आंखों पर जो जाती तौर पर आप हमारे साथ करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथों में छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जनाब रहम कीजिए हमारे आने वाली नस्लों पर और नई क़यादत को आने दीजिए जो हमारे आने वाले बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि 14 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें हर वोट हमारी बस्ती का वो पतंग पर के निशान पर रखकर जनाब मुशीर साहब को जिस वक्त बोल के खुले तो लोग हैरान
किसी पार्टी में जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे वोट एक तरफा हैं और अब तैयार है इस बात के लिए कि हमें नई क़यादत संभल में लानी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपने संभल सीट के उम्मीदवार जनाब मुशीर खां तरीन से दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाए। जनाब मुशीर खां तरीन, जनाब मुशीर खां तरीन। अजीज साथियों, और चूंकि 2 मिनट का वक्त है, हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शौकत भाई और डाइस पर बैठे हुए हमारे मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए, और आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह यहाँ पर सुनने के लिए आप लोगों ने लगभग 3 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहा है। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, आप उनको सुनिएगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बाकी की तो बातें हो ही गई। काफी दिन से बराबर बताया जा रहा है कि हमारे संभल को यहाँ के नेताओं ने 30 साल से क्या दिया, लेकिन मैं डायरेक्ट आगे बात को बढ़ाता हूं और आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जिन लोगों ने 30 साल आपके बर्बाद किए, 30 साल हम उनको देते रहे, उनको इज्जत देते रहे, उन्हें सर पर बिठाते रहे और उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। इंशाअल्लाह वो 30 साल का काम मुझे अगर आपने बनाकर भेजा तो 5 साल में इंशाअल्लाह पूरा करके दिखाऊंगा। हमारी कौम को पढ़ाई से महरूम रखा गया, इनके हाथों से कलम छीना गया। इंशाअल्लाह मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपके हाथ में कलम दूंगा। आपके पास, आपके संबल में इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह कायम करवाऊंगा। मैं इतना काम करवाऊंगा कि इंशाअल्लाह मैं आपसे सामने वायदा कर रहा हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी के लिए मेरी जमीन, जो आपके दिल की आवाज है, मैं वही बता रहा हूं। यूनिवर्सिटी की आपको बेपनाह जरूरत है, संभल को बेपनाह जरूरत है। इंशाअल्लाह मैं आपसे वायदा करता हूँ, जमीन मेरी ली हुई है। अगर गवर्नमेंट जमीन देती है ठीक है, नहीं देती है तो मैं इंशाअल्लाह जमीन दूंगा और आपकी यूनिवर्सिटी आपके संबल में ला कर रखूंगा। ये भी मैं आपसे वायदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके शहर को बहुत बड़ी जरूरत है मेडिकल कॉलेज की, जिससे आज तक महरूम रखा गया। आपने मुलायम सिंह यादव जी को यहाँ से MP बनाकर भेजा, 2 बार बनाकर भेजा, और आपके दिए हुए वोटों से 2 लाख वोटों से जीत हासिल करने के बाद में वो रक्षा मंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी संबल को कुछ नहीं दिया। राम गोपाल जी आपके यहाँ से जीत करके आए, उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं आपसे वायदा करता हूँ इंशाअल्लाह आपके एरिया में मेडिकल कॉलेज मैं इंशाअल्लाह करवा कर दूंगा। इंशाअल्लाह ब्लॉक वाइज जैसे जैसे जरूरत होगी यहाँ पर डिग्री कॉलेज खुलवाए जाएंगे और संभल को एजुकेशन का हब इंशाअल्लाह बनाया जाएगा। आप लोग दुआ कीजिए, जिस मिशन से मैं निकला हूँ अल्लाह ताला उस मिशन में मुझे कामयाबी दे और अल्लाह मेरे हाथों से इस संभल की तकदीर बदलवा दे। ये मेरे आपसे गुजारिश है। आपके बैरिस्टर आपके सामने है, आप सब लोग जानते हैं, आपके बैरिस्टर आपके लिए गोली खा रहे हैं। आपके सामने देखिए कितना बड़ा हमला उनके ऊपर किया गया है, लेकिन बैरिस्टर साहब ने एक ही बात कही कि पहले मेरी आवाम को सिक्योरिटी दीजिए। मैं सिक्योरिटी ऐसी नहीं देता। मैं जब तक मेरी आवाम, मेरे गरीब लोग सिक्योर नहीं होंगे तब तक मैं अपनी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। ऐसे कायद की आपको जरूरत है, ऐसे इंसान की आपको जरूरत है जो तहज्जुद में आपके लिए, इस कौम के लिए दुआएं करता हो, जो आपकी फिक्र रातों दिन रखता हो। उस कायद को आपको चुनना है, दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना है। मायावती का आप लोगों ने सुना है कि अभी 8 दिन 10 दिन पहले जो बयान उन्होंने दिया है कि मेरी अगर 2 भी सीटें आ जाती है तो मेरी तरफ से समर्थन बीजेपी को होगा। तो ऐसे कायद को आप ठुकरा दीजिए। जो लोग नोट बांट रहे हैं आपके सामने, उनके बहकावे में आने की आपको जरूरत नहीं है। जो लोग नोट से आपको खरीदेंगे वो आपका काम क्या करेंगे? जिन्होंने अभी तक आपके शहर की तस्वीर नहीं बदली, जगह जगह गड्ढे, पानी, मच्छर, दुनिया की चीजें, दुनिया की गंदगी यहाँ पर मौजूद है, क्या वो कुछ करने काबिल है? किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं? कब्रिस्तानों की आपने तस्वीर नहीं देखी? कब्रिस्तानों के अंदर मुर्दे तैर रहे हैं,
कब्रिस्तानों में पानी की तरह भरा हुआ है, एक नहीं कई कई कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आपके 30 साल वाले भी देखने काबिल नहीं है, आपके चेयरमैन साहब जो यहाँ पर मौजूद है उनकी नजरों में भी ये चीजें नहीं आती। ऐसे इंसान जो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए उनको निकाल दीजिए, उनको नकार दीजिए। ऐसे नकारा निकम्मे लीडरों की हमें जरूरत नहीं है। आप लोग कह दीजिए उनसे कि हमें आज से आप एक बात और दिल में रख लीजिए कि आपको ये तस्वीर बनानी है, संभल की सियासत को बदलना है। आपको कह देना है कि जिसको हम वोट देंगे वो इंसान अगर हमारी संभल की तकदीर बदलेगा तब वोट देंगे, अगर विकास नहीं तो वोट नहीं। ये नारा आपको बुलंद करना है। इसी के साथ आने वाली 14 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इलेक्शन होगा, उसमें आप लोग पतंग के बटन पर बटन का बटन दबाकर कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह। खुदा अब मैं आपके सामने ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस इंतखाबी जलसे में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे बड़े भाई जनाब नदीम तरीन खान साहब और आपके संभल के उम्मीदवार जनाब मुशीर तरीन साहब, हमारे संभल के जिला सदर जनाब असद अब्दुल्ला साहब, विधानसभा अध्यक्ष जनाब हाफिज वकारी आमिर साहब, जनाब जैगम तुर्क साहब, जनाब शमीम तुर्क साहब जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, जनाब इमरान बॉबी साहब सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, जनाब फरहान जुबैरी साहब, जनाब परवेज तरीन साहब, जनाब कौसर खान साहब और हमारी महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नजमा फातिमा साहिबा, जनाब इरफान साहब सिटी प्रेसिडेंट, जनाब सारिम तुर्क साहब, जनाब मेहताब तुर्क साहब और यहाँ पर तशरीफ फरमा संभल की रज्जूर अवाम। दोस्तों 14 तारीख को आपको एक फैसला करना है, एक दिन का फैसला आपके इलाके का 5 साल का मुस्तकबिल तय करता है। आपने एक दिन सही फैसला किया, 5 साल तक आपके इलाकों में खुशहाली, आपके इलाकों में विकास, आपकी जरूरत, आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, उसका हल इंशाअल्लाह ताला होता है। लेकिन आप अगर गलत फैसला करते हैं, 5 साल तक हाथ पे हाथ रख करके पछताते हैं कि अरे हमने ये क्या किया, हमने तो गलत फैसला कर लिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पिछली मर्तबा 2017 के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन संभल विधानसभा लड़ी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर किसी विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को सबसे ज्यादा प्यार, मोहब्बत और वोट मिला तो वो आपका शहर संभल है, संभल के लोगों ने दिया। यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत आपके दिलों में है, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग पिछली मर्तबा यहाँ से इलेक्शन लड़े, उन्होंने कहा यहाँ तो हम निर्दल चुनाव लड़कर के 62,000 वोट लाए। अगर निर्दल चुनाव लड़कर के 62,000 वोट लाना था तो फिर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का सिंबल लेने की जरूरत क्या थी आपको। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये लोग जिन लोगों ने संभल जिले को यरगमाल बना करके रखा है, यहाँ की आवाम को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब इलेक्शन आता है, कोई बिरादरी के नाम पे, कोई कौम के नाम पे जज्बातों को भड़काता है और वोट तो ले लेता है, लेकिन वोट लेने के बाद संभल के अंदर विकास की क्या कंडीशन है। पूरे उत्तर प्रदेश को मैं घूमता हूँ, एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक जिले में जाता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान में जो जाने जाते हैं बहुत बड़े लीडर हैं, 2, 3, 4 बार के MP हैं, MLA हैं, और यहाँ पर एक
जज्बात में आपके वोट कल को लेकर के इन लोगों ने कभी पलट करके आपकी तरफ नहीं देखा। लखनऊ में जाकर के एयर कंडीशन कमरों में सो गए और फिर इलेक्शन आया है तो दोबारा आपके दरमियान में है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, जमहूरियत में जिस समाज के पास अपना परचम नहीं, अपना नेता नहीं, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, उस समाज की कोई पहचान नहीं, उस समाज का कोई विकास नहीं, उस समाज को कोई पूछने वाला नहीं। यही वजह है आज हम जज्बात में आकर के समाजवादी को वोट डालते हैं। मजबूत कौन होगा? एक मखसूस समाज मजबूत होगा। आपका भाई आजम खान, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया था मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर के, अगर मुलायम सिंह यादव का पानी पसीना बहा तो आजम खान ने अपना खून बहाया है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन आजम खान जेल की सलाखों में है। समाजवादी पार्टी का कोई लीडर आजम खान का नाम लेने को तैयार नहीं है। बाकी लोग तो इस तरीके की बात कर रहे हैं, हजारों जेल में है तो एक आजम खान जेल में है तो क्या फर्क पड़ने वाला। हर इल्जाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाया जाता कि हम बीजेपी की भी टीम है, हमारे लीडर बोलते हैं तो इनको जेल क्यों नहीं होती है। मैं सवाल उन लोगों से करना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा हुआ, मुलायम सिंह यादव जेल क्यों नहीं गए। अखिलेश यादव के ऊपर गोमती रिवर फ्रंट की जांच चल रही है, अखिलेश यादव के ऊपर FIR क्यों नहीं, जेल क्यों नहीं गए। आजम खान जेल में क्यों है। ये सवाल जब हम पूछते हैं तो कह रहे नहीं, तुम्हें ये हक नहीं है सवाल करने का। मेरे दोस्तों, मुझे मालूम है कि आज आप अपने महबूब कायद को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि यहाँ पर वो पागल हाथी भी मौजूद है। जिस पागल हाथी ने अहमदाबाद में जाकर के अहमदाबाद के कातिल के हाथों में राखी बांध करके ये कहा था कि ये मेरा भाई है, दलितों तुम इसको वोट डालना। जो बीजेपी से मिलकर के हुकूमत बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर, आज वो लोग भी हमको कह रहे हैं हम बीजेपी की भी टीम है। आप मुझे बताइए, सैपई के अंदर शादी होती है तो उस शादी में कौन आता है। नरेंद्र मोदी आते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव को सेल्फी लेने के लिए सोफे पे जगह नहीं मिलती तो हैंडल पे बैठ करके नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हैं। वो बीजेपी के एजेंट नहीं है। मुलायम सिंह यादव लोकसभा में खड़े होकर के शुभकामनाएं देते हैं कि मेरी शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी के साथ है, दोबारा इस सदन में चुन करके आए। वो बीजेपी की भी टीम नहीं है। राहुल गांधी जाकर के नरेंद्र मोदी से गले मिलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो बीजेपी की भी टीम नहीं है। मेरे कायद ने अपनी बेटी की शादी में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया था। आप बताओ, बुलाया था। लेकिन ये इल्जाम हम पर क्यों? क्योंकि इल्जाम हमेशा कलमा पढ़ने वालों पर लगा है, इल्जाम उन पर नहीं लगता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समझो आप इस बात को। ये चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, इनको वोट डालें, इनकी हुकूमत बनवाएं और इनके समाज के लोग सरकारी नौकरियों में बैठ जाए ऊंचे पदों पर ऑफिसर बन करके। आज बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी आबादी 20%, जेल की सलाखों में 27%। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में मुसलमान सिर्फ 5%। कौन जिम्मेदार है? हम पर इल्जाम लगाने वालों, हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, समाजवादी BSP कांग्रेस के नाम हाथ सेकुलर चपरासियों, क्यों नहीं हमको नौकरियां देते आप? 20% आबादी उत्तर प्रदेश
तुम्हें नहीं बोलना है, इससे बीजेपी को फायदा होता है। आप बताइए हमें, अगर इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म किसी समाज के साथ हुआ तो वो हमारा समाज है। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा किसी समाज को जेल की सलाखों में डाला गया तो वो हमारा समाज है। इस मुल्क के अंदर किसी समाज को झूठे मुकदमों में, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में डाला गया जेल की सलाखों में, तो वो हमारा समाज है। क्यों? क्योंकि जमहूरियत में जिस समाज का अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं, वो समाज सियासी तौर से यतीमी की जिंदगी गुजारता, उसकी कोई आवाज नहीं होती। मान्यवर काशीराम ने यही बात कही थी, ऐ दलितों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि पार्लियामेंट में बैठा हुआ 131 MP जो दलित समाज से आता है वो तुम्हारी आवाज बनेगा, तो वो कभी तुम्हारी आवाज नहीं बल्कि अपनी पार्टी की आवाज बनेगा। जब उसको नींद आएगी अपना मुंह खोलेगा, जवाई लेगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर कभी वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। तब जाकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और क्या कहा जाकर के दलित बस्तियों में, ऐ मेरे दलित भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि इस प्रदेश में तुम्हारे साथ इंसाफ हो, अगर तुम चाहते हो कि इस प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में तुम्हें हिस्सा मिले, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा DM बने, SSP बने, DIG बने, DGP बने, लेखपाल बने, तहसीलदार बने, कानून को बने, SDM बने, तो उसके लिए तुम्हें इस जमहूरी मुल्क के अंदर अपना डंडा, अपना झंडा बनाना पड़ेगा, काशीराम को अपना नेता मानना पड़ेगा और अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना पड़ेगा। 11% जाटों मान्यवर काशीराम की बातों को कबूल किया। लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज अब हुकूमत में हिस्सेदारी की बात करता। लेकिन आप मुझे बताइए, वो 11% समाज मुत्तहिद हुआ, उसने कभी ये नहीं कहा। इल्जाम तो काशीराम पर भी लगे, दलित कांग्रेसी कहता अरे ये काशी आया है, इस मर्तबा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देगा। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी का मुसलमान चपरासी हम पर ये इल्जाम लगाता है कि हम आए हैं तो इसी तरीके से मान्यवर काशीराम पर भी इल्जाम लगा। तुम इल्जाम लगाते रहो, लेकिन मेरा कायद काशीराम है। उसने अगर मगर लेकिन नहीं, हराने जिताने का काम नहीं, कौन जीत रहा कौन हार रहा। क्या मेरी बात गलत है? तुम्हें इंसाफ कहां से मिला, कैसे मिला? जब उन्होंने सियासत में हिस्सेदारी ली। लेकिन आप और हम एक काम हमने किया, चलो इस मर्तबा फला का बच्चा पैदा करवाना, इस मर्तबा फला का। अरे हमने तो हमेशा नर्स का काम किया, लेकिन याद रखो नर्स का काम 7 दिन का होता है। जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए वो बच्चा उसका नहीं होता, उसको पहचानता भी नहीं है। हमने यही किया, हमको अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा पैदा करना है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है, तब वो आपकी आवाज बनेगा। आने वाली 14 तारीख को क्या करना है, क्या करेंगे 14 तारीख को? पतंग, पतंग। सब लोग एक मरतबा जोर से हाथ उठा करके कहिए पतंग, पतंग डालेंगे। पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके कामयाब करना। अब आपके दरमियान में नफरी जनाब बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असद भाई यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, मैं उनके लिए आप सबसे ये कहूंगा कि अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, अपने पैदा किए सूरज की
बाबूजी ए भाई साहब यार ये तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो सर, मेरे बड़े भाई अलीम करीम साहब दे दीजिए, मैं आप स्कूल में देता हूँ। संबल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी सामान गेट को दे दीजिएगा, जो मुल्ला मोहतरम जनाब मुशीर खां तरीन साहब, दीजिएगा, मैं आगे पैसे मंच पर शहनशीन मुदश्शिर फरमा, आज के इस संभल के हमारे उम्मीदवार की इलेक्शन रैली में, इलेक्शन मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं, उससे भी अपील करूंगा कि अब जो चंद दिन हमारे पास बाकी है, मेरी अपील है कि तमाम जमात के जिम्मेदारान साहब के साथ पहले से ज्यादा और वक्त, क्योंकि हमारा मानना यह है कि सामाजिक न्याय की बात सिर्फ जबानी खर्च नहीं होनी चाहिए, उसको अगर अमली जामेनामा पहनाना है तो ये जो फैसला लिया गया है भागीदारी परिवर्तन, संबल की आवाम को इसका क्या फायदा। जानते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बना दिया गया, आपको तकलीफ होती है। आप जानते हैं कि संबल विधानसभा में बरसों से यहाँ पर रोड का मौका, ना यहाँ पर संबल मर्तबा नहीं, बल्कि 30 साल से आप उनको कामयाब कर रहे हैं। उन्होंने इस जानिब कोई तवज्जो ली। संबल की आवाम जानती है कि जिला अस्पताल नाम पर है, वहां पर किसी का इलाज नहीं होता। संबल की आवाम जानती है अगर आप इस नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस के उम्मीदवार के हक में वोट देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये मेरी पर्सनल जिम्मेदारी होगी कि संबल की जनता से इंसाफ किया जाए और यहाँ को आकर आपके दरमियान में आकर बीजेपी, समाजवादी और बसपा कहेगी कि अगर ओवैसी का उम्मीदवार कामयाब होगा तो क्या वो सत्ता में आएगा। मैं उनको ये जवाब दे रहा हूं कि बता रही थी तो क्या उन्होंने संबल में रेलवे स्टेशन में किस काम का है, वो तो म्यूजियम बना हुआ है, चलती है ना वहां से कोई जाती है। नवाब साहब ने क्या किया फिर? नवाब साहब तो मंत्री तो जरूर बन गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं नवाब साहब से, क्या अखिलेश ने आपसे ये कहा था कि मंत्री बनना पसंद है या संबल का ये पिटा हुआ कहां जाएगा, आपको भी वोट देगा? ये नवाब साहब ने उनको अखिलेश को बताया होगा। ये कहां जाएगा अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, ये तो हमारा कैदी है, इसके मुकद्दर में सिर्फ दरी बिछाना है, इसकी जबान पर संबल का विकास नहीं आएगा, बल्कि इसकी जबान पर सिर्फ यही नारा आएगा कि भैया जी तुझ पे जवानी कुर्बान। मैं यहाँ पर हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद नहीं है कि आपकी बेटी एक स्कूल को जाए, एक कॉलेज को जाए और इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाए, मगर आपने इनको वोट दिया जो 6-6 मर्तबा के विधायक बने, मगर कोई विकास का काम दिखाने के लिए इनके पास कोई चीज नहीं है। मगर कि आप डर कर वोट मत दीजिए, आप डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए। समाजवादी पार्टी और बसपा ये जानती है कि आपको डराया जाए, पर वोट हासिल किया जाए, और जब डर रहा है, नवाब साहब का सिरंज का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दौड़ रहा है और संबल की जनता वही गरीब पिस रही है पानी के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, सराय तरीन हड्डियों के हैंडीक्राफ्ट के नून खाएंगे, उनको जिताएंगे। ये सपा वाले कहते हैं कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, तुझको जिताएंगे।
मजलिस ये कहती है कि ना नून खाएंगे, ना दरी बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि 2017 में आपने करीब 60,000 के करीब वोट मजलिस के उम्मीदवार को दिए थे। क्या ये बात सच नहीं है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो जोजा बरादरी को मिलता था, नवाब साहब ने उसको बंद नहीं करवाया? क्या ये बात सच नहीं है? आप सोचो इस पर। का सर्टिफिकेट जोजा बरादरी को मिलता था तो नवाब साहब को तकलीफ हो गई अंदर। एक 30 साल का नौजवान, क्या आपने सुना कि अखिलेश ने कभी उनके घर को जाकर शहरोज और बिलाल से पुरसा किया? क्या कभी इस के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? तो क्या आप उन लोगों को वोट देंगे जो मरने वालों का जिक्र नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? क्या तुम्हारी जबानें बंद क्यों है नवाब? बताओ। बच्चे मर गए CAA के प्रोटेस्ट में, मगर तुम्हारी जबान पर शहरोज और बिलाल पाशा का नाम नहीं आता। अरे तुम भैया बन चुका है नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करना, तुमने उसको अपनी आदत बना ली है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करो। उतारेंगे, लड़ेंगे और ऐसी दीवानगी का मुजाहरा करेंगे कि लोग कहेंगे कि संभल से कौन शेर आ गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। जितने भी अब जीत कर गए, अपने आप को तो शेर तो बोलते हैं मगर कालीन के शेर हैं ये। जब तुम्हारी वहां पर इज्जत नहीं है तो संभल की जनता का विकास कहां से होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 मरतबा का विधायक आपने उनको कामयाब किया। अब आपको एक अच्छा और नया फैसला लेने की जरूरत है। आपको एक इनकलाबी कदम उठाना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, आदमी यहां से लड़े, इसीलिए फैसला सही करो ताकि तुमको 2 साल के बाद शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। मेरी बात को याद रखो, आप लिख कर रख लो, लिख कर रख लो। मेरी इस बात को सच साबित होगी 2024। मैं भी इंतजार करूंगा 24 का इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 24 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 27 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 29 की लड़ाई नहीं है। ये जिंदगी किसी महलात से मैं चलकर नहीं आया उत्तर प्रदेश को, मैं चमन पर, मैं भी जेल को गया हूं, मैंने भी पुलिस की लाठियां खाई हैं। एक नहीं, पुलिस कितनी लाठियां खाई कि मेरे सर पर 18 टांके लगे। मैं जेल को 1 मरतबा नहीं, 4 मरतबा जेल को गया हूं। तो ये मेरे जिंदगी का सफर, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए घुटन महसूस करके हम डर कर वोट नहीं देंगे, बल्कि पूरे जमात के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद का नारा लगाकर हम पतन के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, इनसे दुनिया में जिंदगी गुजारे। कल तुम और हम ज़ईफ होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर मैं 70 साल की उम्र को पहुंच गया या 80 साल की उम्र को अल्लाह ने चाहा पहुंच गया, और उसके बाद अगर मैं ये कहूंगा मेरे यहां हमारा ही है उड़न कटोला, उड़न कटोला ये उतरेगा। जा रहे हैं यहां से असमोली जा रहे हैं और परसों फिर संभल को आएंगे। नवाब साहब के बारे में बोलना बाकी है, अभी रोक के रखे हैं थोड़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार क्या खाएंगे और क्या पिएंगे,
खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है। तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखो, ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बचाओगे, ये मेरी ताकत है। इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो कि रोने से, भीख मांगने से आपको अपना हक नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस बच्ची ने पूरे मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कल है, अगर तुम्हारे दिलों में एतमाद है, तो हजारों का लश्कर आ जाए, अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने वो कर दिखाया, उस बच्ची ने वो कर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी तरह हर बच्ची में वो जज्बा पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के लिए। ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोलियां चलेंगी हम पर और चलाई गई, मगर जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ सारिम था हमारे साथ, यही संभल का नौजवान 6 साढ़े 6 फीट से जालिमों ने गोलियां चलाई और ये समझा कि ओवैसी का काम तमाम कर दिए, मगर जालिमों को नहीं मालूम था, गोडसे की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, इब्लीस के जानशीन को नहीं मालूम था, वक्त के नमरूद की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, वक्त के फिरौन के एजेंटों को नहीं मालूम था, वक्त के अबू लहब को नहीं मालूम था, वक्त के अबू जहल को नहीं मालूम था। खुशियां मना रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा आज इसका दिन नहीं है, आज इसका दिन नहीं। चलाओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत और हौसले से काम करो, आप हिम्मत और हौसले से काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। जाना तो सबको है इस दुनिया से,
मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं मरने तैयार हूं इन चीजों के लिए, मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं मर भी जाऊं, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, आपको जारी रखना है। और हम अभी आ रहे थे तो रास्ते में मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने तलाक का कानून बना दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, आपकी मोदी जी बोलते हैं मुस्लिम महिला मेरी बहन है। मित्रों, पढ़ना चाहते हैं, साइकिल पर बच्ची जाती है कॉलेज को और ये भीड़ आती है भाग के, फिर कौन कर रहा है ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसला रखिए। और जो लोग ये समझते कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता है, क्या तुमने कभी नोबेल प्राइज ये बोल रहे हैं हिजाब पहनने से? अब आज देखेंगे आजा 6 बजे 9 बजे से टीवी चैनल में पूरे अंकर शुरू हो जाएंगे, टीवी देखना जरूर आज सब बोलेंगे मुस्लिम महिलाओं को दबाया जा रहा है। हिजाब इनकी एक दूर, और हम बेवफाई करेंगे क्योंकि हम ना इनकी गुलामी करेंगे ना उनकी गुलामी करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 14 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर संभल की विकास के लिए आप एक इनकलाबी फैसला लेते हुए मैदान हमको इजाजत देता है। बसपा कुछ नहीं कर सकती। अब बसपा